बहुत बहुत आभार। सबसे पहले जैसा आज बड़ा अच्छा दिन है कि मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब पद्मश्री से नवाजे गए हैं। एक बार उनके लिए फिर से तालियां बजानी बनती है। मंच पर मंचासीन शीला राय मैम, शहनवाज आलम जी, साइमा जी, सतीश कुमार राय साहब जुड़े हुए हैं बनारस से, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। आरपी द्विवेदी साहब यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने बहुत सारगर्भित तरीके से अपनी बात रखी और मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी जैसे एक व्यक्ति जिनको कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के 20वीं सदी के सबसे कीमती व्यक्ति हैं। दुनिया में कुछ लोगों पर बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ा गया। एक वक्त था जब मुझे ऐसा संज्ञान था कि महात्मा कबीर पर सबसे ज़्यादा पीएचडी की गई, शोध किए गए, और अब महात्मा गांधी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं दुनिया में जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा पीएचडी की जा चुकी है, सबसे ज़्यादा उनके बारे में अध्ययन किया जा चुका है। और जैसे हम लोगों को पत्रकारिता में सिखाया जाता है कि बुलेट पॉइंट बनाओ, तो कह सकते हैं कि एक एक बुलेट पॉइंट पर एक एक पीएचडी हो चुकी है उनके ऊपर। लेकिन होता है कि हर चीज़ को एक नए तरीके से देखने का नज़रिया होता है, और पिछले 2 वर्षों में मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूटों में जाकर के पढ़ाना शुरू किया पत्रकारिता के बारे में। पहले मैं बड़ा शाई था, मैं जाने से बचता था, लेकिन जब मैं जाना शुरू किया तो उसके बड़े अच्छे परिणाम निकल के आए। पहला परिणाम तो ये निकल के आया कि आजकल की जो सोशल मीडिया है उन प्लेटफॉर्मों पे मैं था, लेकिन एक्टिव बिल्कुल ही नहीं था। मैं बचता था उस पर भी कुछ डालने से, बोलने से। तो इन 2 सालों में जब से मैंने भारत एक्सप्रेस की स्थापना की और इस चैनल को मैंने चलाना शुरू किया और जगह जगह जाके बोलना शुरू किया अलग अलग विषयों पर, तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर मेरी बात को सुनने वाले लोगों की संख्या बहुत अचानक बढ़ी। और इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ उस पर मैंने जो पढ़ाए हैं, जो बोले हैं, उसकी छोटी छोटी क्लिपें पढ़ी, और करीब आज मैं अभी देख रहा था बैठे बैठे यहाँ, तो करीब 6.6 मिलियन लोग धीरे धीरे जुड़ चुके हैं मेरे से। बात देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हो रही है, तो मैं बाकी बातें तो सबने कही और द्विवेदी साहब ने तो बहुत अच्छा बोला। अगर गांधी को मुझे आगे समझना हो तो इनसे बैठ के मैं जरूर आगे समझूंगा। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी से गांधी और गांधी से महात्मा और महात्मा से राष्ट्रपिता और उस समय के समस्त दुनिया के नेताओं में एक चमकते हुए ध्रुव तारे की तरह, सूर्य की तरह अपनी उपस्थिति प्राप्त करने के पीछे गांधी का जो सफर रहा, उस पर भी जरूर थोड़ी बात होनी चाहिए। बेशक गांधीयन पत्रकारिता के बारे में बात हो रही है, तो इस पर भी बहुत सारी पीएचडी हुई है गांधीयन पत्रकारिता पे। गांधी एक बहुत ही महान पत्रकार थे, इससे दुनिया में कोई इनकार नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं, जिस अकेले आदमी ने करीब करीब, मुझे ध्यान है कि 70,000 पत्रों का तो हाथ से लिख के जवाब दिया लोगों को। अभी तक के 28 साल के मैंने करियर में मुझे लगता है कि मैंने ध्यान नहीं किया है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कुछ हजार ईमेल लिखे होंगे, लेकिन हाथ से लिखे पत्रों का तो मुझे याद है कि मैंने 100 पत्र भी नहीं लिखे होंगे। अपनी माँ को लिखता था जब बाहर पढ़ने गया था, तो उसके बाद मैंने पत्र तो मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को लिखा। एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। एक गांव में एक झोपड़ी से बहुत जोर जोर से आवाज आने लगी कि मेरे घर में आग लगी है, मुझे बचाओ, मेरे घर में आग लगी है, मुझे बचाओ। मोहल्ले के सारे लोग एक एक करके धीरे धीरे इकट्ठा हो गए और लोगों ने सोचा कि अंदर आग लगी होगी, हो सकता है कि बाहर हमें दिखाई ना दे रही हो, तो दरवाजा खोल के गए। और सबको पता ही था, गांव होता है तो पता ही होता है, गांव में और भी बहुत सारी बातें गहरी लोगों को पता होती हैं।
गांव में ये तक पता होता है कि कौन बदमाश है, वो चिन्हित होता है, और वो बदमाश को भी पता होता है कि गली से निकलना है तो सर झुका के निकलना है। तो उस बूढ़ी औरत के बारे में तो लोग जानते ही थे। सबने पूछा कि अम्मा आग कहाँ लगी है, आप बताएं, हम लोग आ गए हैं बुझाने के लिए। तो वो औरत बहुत जोर से खिलखिला के हंसी, बोली कि तुम लोग बाल्टियां लेके आए हो आग बुझाने के लिए, आग मेरे अंदर लगी है, मन के अंदर। तुम विज्ञान की बाल्टियां लेके आए हो, मेरी आग तुम्हारी बाल्टियों से नहीं बुझने वाली। अगर मेरी आग बुझाना चाहते हो तो कुछ और इंतजाम करो। कहानी प्रतीकात्मक है, लेकिन इसी तरह से कभी महात्मा गांधी के मन के अंदर आग लगी, और मन के अंदर आग जब उनके लगी तो उन्हें विज्ञान की बाल्टियों का बहुत पक्का पक्का और पूरा पूरा पता था कि बाहर आग लगी हो तो बाल्टियों से पानी फेंक के बुझाया जा सकता है। बाद में तो दमकल भी आ गए, बड़ी बड़ी आगों को बुझाने वाले। लेकिन जो मन की आग लगी, उसने एक साधारण विदेश पढ़ने गए मोहनदास करमचंद गांधी को किस तरह से रूपांतरित किया, किस तरह से परिवर्तित किया, और किस तरीके से महात्मा गांधी ने, जैसे हम संसार में जीते हैं तो हमारे बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत बातचीत करने के अलग अलग तरीके हैं, बहुत यंत्रवत व्यवस्था है, लोग अलग अलग मिलते हैं, हम अलग अलग हाथ मिलाते हैं, अलग अलग तरीके से बात करते हैं। अभी 19 जुलाई को दिल्ली में एक कार्यक्रम था, महाकवि गोपाल दास नीरज जब जिंदा थे तो उन्होंने जीते जी ही अपने फाउंडेशन का मुझे संरक्षक बना दिया, महाकवि गोपाल दास नीरज फाउंडेशन का। तो उसका एक फंक्शन हम लोग करते हैं। तो पिछले साल यानी 2022 में हमने अन्नू कपूर जी को सम्मानित किया था। इस बार महाकवि नीरज गोपाल दास नीरज सम्मान मशहूर राइटर लेखक जावेद अख्तर जी को दिया गया। तो उस फंक्शन में अमेरिका के एक बहुत बड़े पारसी, नहीं कह सकते हैं कि यरूशलेम, यहूदी बिजनेसमैन का नाम किसी प्रसंग में आया, उनकी आत्मकथा का। तो उनकी एक किताब मुझे किसी ने भेंट की, अन्नू कपूर जी ने, वो आए थे उस फंक्शन में। वो कहानी भी मैं गांधी के संबंध में सुनाना चाहूंगा, अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। तो रथचाइल्ड फैमिली है जो अभी भी पूरे दुनिया में सबसे अमीर परिवार है, और वो ऐसा परिवार है जो पर्दे के पीछे रहता है। उस परिवार की ताकत के बारे में मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं कि अगर दुनिया में 100 कार्ड स्वैप हो रहे होंगे अभी, या करोड़ कार्ड स्वैप हो रहे होंगे, या 100 करोड़ स्वैप हो रहे होंगे, तो आप मान लीजिए 80 कार्ड का जो पैसा जा रहा है वो उनके टर्मिनल से होके जाता है। वो पूरी दुनिया के फाइनेंस को कंट्रोल करने वाले वर्ल्ड के सबसे बड़े बैंकर्स हैं। तो रथचाइल्ड ने अपनी आत्मकथा में एक बड़ी मजेदार कहानी लिखी कि एक दिन मेरी सिक्योरिटी को बाईपास करके एक भिखारी आ गया और जोर जोर से शोर मचाने लगा। तो मैं कमरे से बाहर निकला और मैंने पूछा क्या बात है भाई। तो सिक्योरिटी वाले उसको पकड़े थे। मैंने पूछा कि क्या चाहिए आपको। तो उसने कहा कि भिखारी को और क्या चाहिए, भिक्षा चाहिए, पैसा चाहिए मुझे। तो रथचाइल्ड ने कहा कि अगर तुम शोर नहीं मचाते तो मैं तुमको $20 देता। ये बात 70 साल पहले की है, लेकिन तुमने शोर मचाया तो अब तुम्हें मैं $5 ही दूंगा। तो उस भिखारी ने कहा, जो बड़ी काम की बात उन्होंने रथचाइल्ड ने लिखी, भिखारी ने कहा कि अब तुम मुझे भीख मांगने और लेने के बारे में मत बताओ, तुम बैंकर हो, तुम्हें मैं थोड़े बता रहा हूं कि बैंकिंग कैसे की जाती है। मेरा काम है, मैं समझता हूं कि मुझे कैसे करना है। रथचाइल्ड ने उसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की अपनी जीवनी में कि मुझे पहली बार एहसास हुआ कि भिखारी का भी एक चेहरा होता है, उसकी अपनी एक पहचान होती है, और उसका अपना एक काम करने का तरीका होता है। मैं बैंकर हूं, लेकिन कभी मैंने अपने चेहरे के बारे में खोज नहीं की थी, अपने बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी। उस दिन मुझे पहली बार ऐसा लगा कि कोई आदमी जो बात बोल रहा है बहुत शिद्दत से, बहुत कन्विक्शन से बोल रहा है। और महात्मा गांधी के बारे में मैं कहूं कि महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन को डिस्कवर किया, खोज किया। और महात्मा गांधी की बात की इतनी कीमत पूरी दुनिया में इसलिए हुई कि जिस आदमी का एक चेहरा होता है और उस चेहरे के बारे में वो स्वयं जानता है, जिसको वो डिस्कवर करके, जान के, परख के निश्चित करता है, उसी आदमी की बात
आम जन से लेके ऊपर तक के लोग सुनते हैं, समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अगर समझ नहीं आती तो गांधी ने जो अपना चेहरा बनाया और पूरी दुनिया में गांधी ने भारत के आंदोलन को, अहिंसावादी आंदोलन को जिस स्तर तक वो लेके गए, उसके पीछे वो गांधी का रूपांतरण था। नहीं तो उस वक्त में जब वो ब्रिटेन पढ़ने के लिए गए बैरिस्टरी, और पढ़ के जब वो साउथ अफ्रीका आए तो उसके कंटेम्प्रेरी बहुत सारे लोग थे जो उनसे बहुत अच्छे मार्क से पढ़ के आए थे और बहुत अच्छी वकालत कर रहे थे और गांधी से अच्छा पैसा कमा रहे थे। लेकिन होता यही है कि पैसा, पदवी, ओहदा सब किनारे रह जाता है और अथॉरिटी दो तरह की होती है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल अथॉरिटी तो वही जो जवाहरलाल नेहरू को मिली, प्रधानमंत्री की कुर्सी, और इनफॉर्मल वो अथॉरिटी होती है जो किसी कुर्सी की मोहताज नहीं होती बल्कि कुर्सी उस तक चल के आती है और वो जहाँ बैठता है उस कुर्सी को सुशोभित कर देता है। फॉर्मल अथॉरिटी के लिए आपको कुर्सी चाहिए शोभा बढ़ाने के लिए, लेकिन इनफॉर्मल अथॉरिटी के लिए आपको कोई कुर्सी नहीं चाहिए। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी की पहली पसंद थे, प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो जब भी मिलते थे बापू का पैर छूते थे और आशीर्वाद लेते थे। ऐसा क्यों था? सिर्फ एक कारण से कि जिस कुर्सी को पाने के लिए नेहरू ने थोड़ा बहुत संघर्ष किया, गांधी को वो कुर्सी मिली ही हुई थी। उन्होंने सहज ही उस कुर्सी को दान दे दिया और उन्होंने कहा कि ये जो पूरी मैंने अपने जीवन की यात्रा की, पूरी लड़ाई की, वो कुर्सी के लिए तो थी ही नहीं, वो लड़ाई स्वराज के लिए थी, पाने के लिए थी, आज़ादी पाने के लिए थी। तो गांधी के बारे में, गांधीयन पत्रकारिता के बारे में इकबाल भाई ने अभी बहुत अच्छी बातें बोली, लेकिन दो बातें जरूर मैं कहना चाहूँगा कि जो गांधी की पत्रकारिता थी वो मिशन की पत्रकारिता थी। देश को आज़ादी की उस वक्त बहुत ज़रूरत थी और उन्होंने अपने तरीके से जो प्रयास किया, और वो प्रयास अहिंसावादी प्रयास था, लेकिन गांधी के भी बहुत बड़े क्रिटिक्स थे। गांधी के विचारों से सहमत न रहने वाले एक बहुत बड़े तबके में लोग थे, लेकिन गांधी को मानने वाले लोगों का तबका बहुत बड़ा था। और मुझे लगता है कि आम आदमी की जो प्रतिक्रिया होती है वो बहुत ही रिएक्शनवादी होती है, रिएक्शनरी होती है, लेकिन रिएक्शन को समझना और समझाना बड़ा आसान है, अहिंसा को समझाना बड़ा कठिन है। ऐसा आम तौर पर होता नहीं कि कोई एक थप्पड़ एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल आप सहज बढ़ा दें, ये बड़ा कठिन काम है। और आप लोगों को जान के ताजुब होगा कि ईसा मसीह ने अपने पूरे जीवन अहिंसा का पालन किया। ईसा मसीह को जब फांसी दी गई तो जो उनके 8 सबसे करीबी दोस्त थे वो उनको छोड़ के भाग गए। यहाँ पे बैठे कुछ लोगों को हो सकता है पता हो, कुछ लोगों को पता ना भी हो। ईसा मसीह को जब क्रूसीफाई किया गया तो ईसा मसीह की डेड बॉडी 3 औरतों ने उतारी। उन 3 औरतों ने उतारी जिनसे ईसा मसीह कभी मिले नहीं थे। उनमें से एक औरत वेश्या थी और 2 औरतें दूर से ही ईसा मसीह को देखती थी और उनको फॉलो करती थी। लेकिन ईसा मसीह जिन लोगों के साथ पूरे जीवन रहे वो उनको छोड़ के भाग गए। लेकिन दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य ये है कि ईसाइयों के चर्चों में ईसा मसीह के पहले उन 8 की पूजा की जाती है। ठीक उसी तरह से जब गांधी संघर्ष कर रहे थे तो गांधी का भी बड़ा गहरा विरोध था। उसमें कुछ गरम दल के लोग थे, कुछ नरम दल के लोग थे। अब गरम दल के लोगों में भी मैं सुभाष बाबू का नाम बहुत आदर से लेना चाहूँगा। उनके जैसा भी भारत में प्रतिभाशाली दिमाग और ब्रेन और नेतृत्व करने वाली क्षमता मैं दूसरे व्यक्ति में नहीं देखता। और त्याग की बात करूं तो भगत सिंह जैसा त्याग और चंद्रशेखर आज़ाद जैसा त्याग भी दूसरे में नहीं दिखता।
लेकिन ये 3 लोग नहीं थे जो गांधी के विरोधी थे, तीनों गांधी जब मिलते थे तो उनका पैर छूते थे। जैसे भारतीय परंपरा में बुद्ध में शंकराचार्य में बड़ा विरोध रहा, बुद्ध पहले हुए, शंकराचार्य उसके थोड़े बाद हुए, बहुत गहरा विरोध था शैव और वैष्णव को लेकर। लेकिन शंकराचार्य ने बुद्ध की जैसी स्तुति लिखी वैसी स्तुति दूसरे किसी आदमी ने बुद्ध के बारे में नहीं लिखी, जबकि परस्पर बड़ा विरोध था। महात्मा गांधी ने बहुत बार लिखा कि हमारे हिंदू धर्म से ज़्यादा उदार धर्म, सनातन से ज़्यादा उदार धर्म कोई नहीं है। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों लिखते हैं? उन्होंने कहा सिर्फ एक कारण से कि हिंदू धर्म ने अपने किसी विरोधी को फांसी पे नहीं लटकाया, सूली नहीं चढ़ाया। थोड़ा टिन्न फिन्न रहा लेकिन मान गया। किसी फरीद को फांसी नहीं दिया हिंदू धर्म ने, नाराजगी रही आपस में, संघर्ष थोड़ा बहुत रहा, लेकिन गांधी ने इस बात को बार बार रेखांकित किया कि मेरा विरोध तो रहा। अंत में गांधी को जिन कारणों से नाथूराम गोडसे ने मारा, यहाँ बैठा या देश में अगर सर्वे कराया जाए तो 100 में 99 आदमी उसको खंडन करेगा। मैं भी खंडन करता हूँ कि नाथूराम गोडसे ने अगर गांधी को गोली मारी तो अपने न्यस्त स्वार्थों के चलते मारी, अपनी कम समझ के चलते मारी। अगर गांधी की कुर्सी पे गोडसे को बिठाया गया होता तो शायद गांधी जितना न्याय गोडसे कभी नहीं कर पाया होता, जितना उन परिस्थितियों में गांधी ने न्याय किया। और रही बात पत्रकारिता की, तो गांधी ने क्या पब्लिकेशन दिया, कैसे दिया, क्या दिया, वो सब यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। हरिजन से लेके, इंडियन ओपिनियन से लेके, यंग इंडिया से लेके, नवजीवन से लेके, ये सारी पत्र पत्रिकाएं अपने उस संघर्षमय जीवन के साथ भी ये चीज़ें की और निकाली। ये बड़ा कमाल की बात है। इस कमाल की बात के साथ मैं और भी 1-2 बातें जोड़ना चाहूँगा कि इस धरती पर जितने महापुरुष हुए 16वीं शताब्दी से लेकर अभी तक, वो सारे बहुत पढ़ने लिखने वाले लोग थे। और नए ज़माने में भी मैं आपको बता दूं, जैसे बिल गेट्स का नाम लिया जाता है दुनिया के अमीरों में और फिलैंथ्रोपिस्ट में, परोपकारी आदमी हैं, पैसे लगाते हैं। यहाँ तक कि नए ज़माने में इंडिया में रतन टाटा का नाम लिया जाता है, वॉरेन बफेट का नाम लिया जाता है, वॉल्ट डिज्नी का नाम लिया जाता है। अभी मैं पुणे लिटरेचर फेस्टिवल में गया था 20 दिसंबर को, तो मैंने ये वहाँ पे चूँकि किताबों का मसला था तो मैंने ये बात कही कि वॉरेन बफेट से और बिल गेट्स से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अभी आपको कोई एक चीज़ मांगनी हो ऊपर वाले से या किसी ऐसे आदमी से जो आपको दे दे तो क्या मांगेंगे? दोनों के मुंह से एक ही शब्द एक ही वक्त में निकला, कोई ऐसी क्षमता दे दे जिससे हम किताबें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पढ़ सकें। और वॉल्ट डिज्नी से पूछा गया उसी सभा में, तो वॉल्ट डिज्नी ने कहा कि ट्रेजरलैंड के लुटेरों ने अभी तक उतना नहीं लूटा है जितना अभी किताबों में छुपा है। तो किताबें और पत्रकारिता, साहित्य, ये सारा सिर्फ इसलिए है कि हम अतीत को जान के अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को और बेहतर से बेहतर बना सकें। और जैसा मैंने कहा कि आज शायद महात्मा गांधी फिर से पैदा हो जाएं इस हिंदुस्तान की सोसाइटी में, और महात्मा बुद्ध फिर से पैदा हो जाएं। मेरी गारंटी है कि महात्मा गांधी को मानने वाले ही महात्मा गांधी का विरोध शुरू कर देंगे, और बुद्ध को मानने वाले बुद्ध का दोबारा से विरोध शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई भगवत्ता को उपलब्ध होता है तो मरे हुए धर्म, पुराने धर्म और पुराने लोग और पुरानी मान्यताएं और पुरानी मर्यादाएं उसका विरोध करती ही करती हैं। एक कहानी मैं गांधी के बारे में भी सुनाऊंगा, और पहले मैं बुद्ध के बारे में सुनाता हूं। बुद्ध पर जो सबसे गहरा से गहरा लांछन लगा श्रावस्ती के जैतवन में, प्राजक्ता करके एक औरत थी। उस टाइम के वैष्णव संप्रदाय के कुछ लोगों ने पैसा दे करके उसको हायर किया और कहा कि तुम रोज जैतवन बुद्ध का प्रवचन सुनने जाओ और बाहर निकल के ये प्रचारित करो
कि रात्रि तुम वहीं बुद्ध के साथ विश्राम करती। और उसने काम बहुत अच्छे से शुरू कर दिया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद उस लड़की के मन में बहुत गहरा विषाद पैदा हुआ और षड्यंत्रकारियों को लगा कि किसी दिन ये सबके सामने जाके हमारी पोल ही न खोल दे, इसलिए उसका मर्डर कर दिया गया, मार दिया गया उसको जान से। और फिर उन्हीं लोगों ने वहाँ के राजा से ये कहना शुरू किया कि जो बुद्ध की सबसे करीबी शिष्या थी आजकल दिख नहीं रही, उसकी तलाश की जाए। और उन्हीं षड्यंत्रकारियों ने तलाश किया। बुद्ध जिस कुटी के पीछे रहते थे वहीं उसकी लाश गड़ी हुई पाई गई। बुद्ध के पास जो हजारों लोग आते थे, उस वक्त ऐसा हुआ कि कुछ 50-60 लोग रह गए, लोग आना जाना बंद कर दिए। लेकिन उस बीच में बुद्ध ने अपना मौन नहीं तोड़ा, चुप रहे, बोले नहीं। उनके जो कुछ छोटे शिष्य थे वो रोज आके कहते थे कि बुद्ध अब तो बोलिए। बोले कि सत्य को पता करने के लिए या सत्य को बाहर आने के लिए मेरा बोलना ये बड़ा अनुचित होगा। सत्य अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेगा। मेरा सबसे मतलब निवेदन है कि आप कुछ न बोलें। प्राजक्ता ने इतना काम किया कि सारा कूड़ा कचरा गायब हो गया। अब ये जो बचे हुए 50 लोग हैं, मुझे पता चल गया कि यही असली लोग हैं, यही मेरे पे भरोसा करते हैं। बाकी तो भीड़ किसी न किसी उम्मीद से आती थी, सुन के आती थी। आप शांत रहें। और हुआ ये कि राजा ने पता करने के लिए जो टीम बनाई थी, श्रावस्ती के एक मधुशाला में सारे षड्यंत्रकारी संजोगवश इकट्ठा होते हैं और मदिरा पान करते हैं और वहाँ पे वो सारा षड्यंत्र खुल जाता है। और राजा के जो इंटेलिजेंस के चीफ होते हैं वो अपने कानों से सब सफाई सुन लेते हैं। और राजा बुद्ध के पास आते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं कि एक बार तो बुद्ध मैं भी भ्रमित हो गया, लेकिन चूंकि मैं आपको इतना मानता था कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने सैनिक आपके आश्रम भेजूं, लेकिन मेरे मन में ये पाप समा गया था। महात्मा गांधी ने जो किताब लिखी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ऐसा क्यों लिखा होगा कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग? सत्य के साथ क्या प्रयोग हो सकते हैं? लेकिन उनको ये लिखना पड़ा। क्यों लिखना पड़ा? आम लोगों को बताने के लिए कि मेरे जीवन में मैं ऐसा था फिर ऐसा हुआ, मैं ऐसा था फिर ऐसा हुआ, मैं ऐसा था मैं फिर ऐसा हुआ। यानी कि कैसे गांधी नामक एक व्यक्तित्व अपनी तमाम बातों को, अपनी तमाम कमजोरियों को धीरे धीरे परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत खोलता है और जनता के सामने पूरी साफगोई से रखता है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध को ऐसे एक दिन में स्वीकार किया गया या गांधी जैसे व्यक्तित्व को एक दिन में स्वीकार किया गया। मुझे लगता है कि आज पुनः गांधी पैदा हो जाए तो सरकार उनको गिरफ्तार करवा के जेल में डाल दे, और आज बुद्ध पैदा हो जाए तो बुद्ध को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दे। क्यों? क्योंकि बुद्ध तो ईश्वर को मानते ही नहीं थे। उन्होंने पूरे जीवन ईश्वर को नहीं माना। उन्होंने कहा अप दीपो भव। गांधी भी ऐसा ही कहते हैं कि अपने को बदलो, ट्रांसफॉर्म करो। गांधी ने कोई धर्म नहीं चलाया। गांधी ने आदमी की चेतना पर भरोसा किया, उसको जगाने की दिशा में प्रयास किया। वो अपने लेखों से, पत्रिकाओं से, उससे, तमाम चीज़ों से। एक छोटी घटना में पढ़ रहा था यहाँ आने से पहले कि जामिया मिलिया में महात्मा गांधी एक सभा में बोलने के लिए गए थे और बोल के निकल रहे थे, गाड़ी में बैठे और किसी ने बिना ध्यान के वो ऐसे पकड़े थे और उनकी पूरी उंगली ऐसे रप्चर हो गई दरवाजे से और बहुत ज़ोर से उनको चोट लगी। तो उस टाइम में उन्होंने वहाँ उपस्थित मीडिया कर्मियों से बाहर निकल के हाथ जोड़ा, बोला कि मेरा निवेदन है कि इसको आप छापिएगा मत, क्योंकि लोगों को पता चलेगा तो लोगों को बहुत चोट पहुँचेगी। बहुत सारे लोग मुझे पत्र लिखते हैं, इस कारण पत्र लिखेंगे, पत्र खरीदने के लिए पोस्ट कार्ड और चिट्ठी खरीदेंगे, उसके ऊपर टिकट लगाएंगे, भेजेंगे, उनका पैसा खर्चा होगा। तो इतनी संवेदनशीलता, बात बड़ी छोटी सी है लेकिन इतनी गहरी संवेदनशीलता ये गांधी के अंदर ही आ सकता है। आप ये सोचते हैं किसी नेता के अंदर ऐसी संवेदनशीलता आ सकती है? गांधी जी एक बार
किसी सभा में गए हुए थे, वहाँ नेहरू जी भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहाँ पे एक कैमरामैन थे, वो फ़ोटो उतारते जा रहे थे, पीछे गमला लगा था, ध्यान नहीं दिए, गमले से गिरे और उनका सर फट गया, खून निकलने लगा। गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल से कहा कि अब तो तुम उप प्रधानमंत्री बन गए हो, इसको मैं अपने कंधे पे लाद के हॉस्पिटल ले जाऊं या तुम अपनी गाड़ी निकालोगे इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो खैर वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने अपने हाथों से, अच्छा वो महिला फोटोग्राफर थी, उनको अपने हाथों से उठाया, गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठा करके सीधे उनको दिल्ली में जो भी हॉस्पिटल होगा, मुझे नाम नहीं याद है इस वक्त, उस हॉस्पिटल ले गए, इलाज कराए। आज आपको लगता है कि कोई केंद्रीय मंत्री, कोई पत्रकार या महिला पत्रकार गिर जाए तो उसको सारा काम अपना छोड़ के उठा के ले जाए? इतनी संवेदनशीलता बची नहीं लोगों में। पहले लोग धीरे धीरे बनते थे, धीरे धीरे पहुंचते थे। आज अचानक जो राजनेता हैं, चाहे जो चुनाव के एस्पिरेंट्स हैं, मैं अक्सर मिलता रहता हूं, मैं तो जर्नलिस्ट ही हूं, मेरा काम ही है लोगों से मिलना जुलना। मैं बड़ा निराश होता हूं। अगर मैं कुछ कह दूं तो किसी के अहंकार को गहरी चोट लगे, लेकिन मैं सबसे कम पत्रकार होते हुए भी सबसे कम नेताओं से मिलता हूं, कुछ से मिलता हूं जिनके अंदर फील करता हूं कि थोड़ी संवेदनशीलता बची हुई है। लेकिन मैं ऐसे लोगों से मिलने से बचता हूं बहुत सालों से। मुझे लगता है करीब 10 सालों से मैं बचता हूं मिलने से। उससे पहले मिलता था, खूब मिलता था, लेकिन 10 सालों से मैं बहुत कम लोगों से मिला हूं। और रही बात, 1-2 पॉइंट मैंने नोट किया था कि मैं चर्चा करूंगा। पत्रकारिता पे बात हो रही थी तो बहुत बार एक शब्द आया, फोर्थ पिलर, चौथा खंभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्रेस। तो ये चौथा खंभा कब आया? पहले ये चौथा खंभा नहीं था, पहले सिर्फ 3 ही हिस्से थे, कार्यपालिका थी, न्यायपालिका थी, विधायिका थी, प्रेस नहीं था। ये प्रेस आया है 1787 ईस्वी में। एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे ब्रिटेन के, एडमंड बर्क पार्लियामेंटेरियन भी थे, हाउस ऑफ कॉमन्स में थे। 1787 में बहुत सारे पत्रकारों को उन्होंने बुलाया और एक बहुत ही शानदार लेक्चर दिया हाउस ऑफ कॉमन्स में, और पहली बार ये प्रस्ताव रखा कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका निरंकुश न हो जाए, और बहुत जगहों पर निरंकुश होती हुई दिखाई देती है। इसके लिए, इसके ऊपर आंख रखने के लिए एक चौथी व्यवस्था देनी बड़ी ज़रूरी है। और वहाँ चूँकि उस वक्त 1787 ईस्वी की बात है, पूरी दुनिया में ब्रिटेन का साम्राज्य था। इस बात को ऐसे चुटकी बजाते ही जैसे होता है कि पूरा जो वहाँ के पार्लियामेंट से पास हुआ, धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये बात फैल गई कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के साथ साथ एक चौथा स्तंभ, एक चौथी संस्था प्रेस होनी चाहिए और प्रेस को मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जैसे गांधी जी सब मतलब विज्ञापन नहीं लेते थे, उनका वो समझदार थे, पूरी दुनिया घूम के आए थे, वो जानते थे कि किसी मतलब जमनालाल बजाज से, किसी बिरला से अगर नवजीवन को निकालने के लिए, यंग इंडिया निकालने के लिए, आज़ादी की लड़ाई में इन लोगों ने सहयोग दिया, लेकिन व्यक्तिगत पत्र पत्रिकाओं के लिए वो सहयोग नहीं लेते थे। जैसा इकबाल साहब ने बताया, आपने भी बताया, वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे भरोसा करते थे। वो दौर अलग था। दौर अलग इसलिए था कि गांधी जी ने जो पत्र पत्रिकाएं निकाली वो जनमानस को जगाने के लिए निकाली। उसके आर्टिकल, उसके लेख देखिए, टोटल आज़ादी की लड़ाई थी या आदमी को रूपांतरित करने की पुकार थी। लेकिन धीरे धीरे पत्रकारिता ने अलग अलग तरीके के रूप भी धीरे धीरे धरे। जैसे गांधी जी पेड जर्नलिज्म या पीत पत्रकारिता के बड़े खिलाफ थे, लेकिन पीत पत्रकारिता के कारण दुनिया बड़ी मुश्किलों के दौर से भी गुजरी। जैसे 1-2 एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। विलियम पुलित्जर का नाम सबने सुना ही होगा। उस वक्त विलियम हर्ट्ज भी एक बहुत बड़े अखबार नवीस थे न्यूयॉर्क में। तो पुलित्जर के अखबार और हर्ट्ज के अखबारों में बड़ा कंपटीशन होता था। विलियम हर्ट्ज बहुत तेज तर्रार आदमी थे और शुद्ध रूप से स्मार्ट बिजनेसमैन थे।
उन्होंने क्या किया कि अपने अखबारों का उस वक्त अपने अखबारों का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने स्पेन और अमेरिका के बीच ऐसा युद्ध जैसी स्थिति खड़ी कर दी, क्योंकि स्पेन और क्यूबा के बीच उस वक्त क्लैश चला करता था। और उस वक्त क्या हुआ कि एक स्पेन का जहाज़ क्यूबा के तट पे कुछ टेक्निकल खराबी के कारण डूब गया। बाद में रिसर्च में निकल के बात आई, लेकिन बिलियर हर्ट्ज के अखबारों ने लगातार हेडलाइनों की झड़ी लगा दी कि जो है अमेरिकी सेनाओं के कारण जो है स्पेन का जहाज डूब गया, अमेरिका और स्पेन के बीच वार जैसी स्थिति पैदा हो गई। हालांकि वार हुआ नहीं, छद्म वार होकर रह गया, छोटा मोटा गोलीबारी, तोप गोले दगे, लेकिन पूरा वार जैसी स्थिति नहीं हुई। तब तक ये पता चल गया कि जो अमेरिकन शिप है वो क्यों डूबा। ठीक इसी तरीके से जब वियतनाम और अमेरिका का वार हो रहा था तो एक 11 साल का बच्चा, उसका आधा शरीर जला हुआ, चीखते हुए दौड़ते हुए जा रहा था सड़कों पे, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस फ्रंट पेज पे उस फोटो को लगाया और लिखा द टेरर ऑफ वॉर, उसका जो शीर्षक लगाया। और उस एक खबर का अमेरिका में इतना असर हुआ कि अमेरिकी जनता अमेरिकी सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतर आई और रातों रात अमेरिका को वियतनाम का युद्ध बंद करना पड़ा। तीसरी घटना का एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो हमारे देश से जुड़ी हुई है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी दंगल का जो एग्जाम्पल दे रहे थे द्विवेदी सर, दंगल तो लोग करते हैं लेकिन इन सब चीज़ों के लिए दंगल नहीं कर पाते। कारण था जो मणिपुर में हमारी 2 बहनों को नंगा करके घुमाया गया 3 मई 2022 को। जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया के पास ये फुटेज रहते हुए भी किसी ने हिम्मत नहीं की, नहीं दिखाया। उस वक्त मैं भारत एक्सप्रेस की सॉफ्ट लॉन्चिंग करने में बिजी था। मेरा चैनल 1 फरवरी 2023 को लॉन्च हुआ, भगवान की कृपा से अच्छे से चल रहा है। लेकिन एक छोटे से किसी आदमी ने अपने फेसबुक पे वो 2 बहनों का जो वीडियो था डाल दिया और वो इतना वायरल हुआ कि हमारी जुडिशरी से लेकर पार्लियामेंट तक सब जगह चारों तरफ आग लग गई और मेन स्ट्रीम मीडिया को बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा कि भाई ये ड्यूटी तो हमारी बनती थी, हमारे पास फुल सैटेलाइट चैनल थे। भाई दुनिया के किसी कोने में कोई भी देश हमारे देश का चैनल देखा जा सकता है। मिनिमम 80 कंट्री तक तो सारे चैनलों की बीमिंग होती है, जो ट्रांसपांडर जो सैटेलाइट की सर्विसेज हम लेते हैं, जो हमने भी ले रखी है। लेकिन एक छोटा सा फेसबुक पोस्ट ने पूरे देश में उबाल ले आके रख दिया। रातों रात कानून बनने लगे, 65,000 पैरामिलिट्री फोर्सेज का, मिलिट्री का वहाँ मणिपुर में डिप्लॉयमेंट भी हुआ। सब जगह एक ही चर्चा निकल के सामने आई। मेरा ये कहना है कि मीडिया बेशक एक संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहा है इकबाल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन महात्मा गांधी के वक्त में सोशल मीडिया और टेलीविज़न नहीं थे। टेलीविज़न थे भी तो वो जर्मनी जैसे विकसित देशों में थे, हिटलर जैसे लोगों ने पैदा किया था, अमेरिका के पास आ पाया था, हमारे देश के पास तो नहीं आ पाया था। हम लोग तो जब पैदा हुए तो दूरदर्शन की ब्लैक एंड वाइट टीवी और उस पर कभी कभी वो नीली वाली स्क्रीन लगा के कलर टीवी देखना शुरू किए थे कि मज़ा लेते थे कि भाई चलो थोड़ा कलर टीवी का ऐसा हो गया। तो उस वक्त ऐसा था नहीं। सिंपल हमारे यहाँ अखबार थे, अखबारों के जरिए ही जनता तक पहुँचने का एक माध्यम था। लेकिन आज एक नया मीडियम निकल के आया है जिसने आम आदमी की उम्मीदों को परवान चढ़ाया है, जिसने कमाल का काम किया है, वो है सोशल मीडिया। गांधी जी कहा करते थे कि जब अखबार प्रकाशित होता है तो न वो प्रकाशक का रह जाता है, न संपादक का रह जाता है, वो जनता का हो जाता है। इसलिए बाजार में पहुंचने से पहले जनता के हाथ में हम क्या दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और संपादक वही होना चाहिए जो भयभीत न हो, जिसका चित्त कांपे न। और 3 बातों की उम्मीद करते थे वो पत्रकारों से। एक कि जनता के बीच क्या पक रहा है, क्या हो रहा है, उसका सही सही बयान होना चाहिए। वांछित जो पीड़ाएं हैं, जो भावनाएं हैं, वो अखबारों से निकल के आनी चाहिए। और जो समाज के अंदर
या जो अखबार हम निकाल रहे हैं उससे भी अगर कोई गलत काम हो जाए या गलत छप जाए तो उसी अखबार में माफ़ीनामा लिखा जाना चाहिए। यहाँ तक कि जब वो इंडियन ओपिनियन अखबार छोड़ के आए थे, उनके बेटे माणिक लाल जी अखबार को संभाल रहे थे, तो उन्होंने पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि माणिक लाल अगर अखबार निकालते वक्त गलती हो जाए तो माफ़ी मांगने से हटना मत, माफ़ी मांगना उसी अखबार में लिख के, भले ही फ्रंट पेज पे माफ़ी क्यों न मांगनी पड़े। लेकिन बदलते दौर के साथ हमने ये भी देखा कि विज्ञापन से जो बच जाए वही अखबार, उतना ही अखबार है। भाई टाइम्स ऑफ इंडिया इस देश का सबसे बड़ा अखबार है, लेकिन समीर जैन ने जब अखबार का कार्यभार संभाला 1991 में, तो उन्होंने इसको बोला कि ये कमोडिटी प्रोडक्ट है और विज्ञापन छपने के बाद जो जगह बच जाए उतना ही संपादक जी आपके लिए है गुंजाइश, उतना ही चलाइए। और यहाँ तक कि संपादकों का अपमान भी होने लगा। भाई दिलीप पडगांवकर को समीर जैन ने, मैं इसको प्रत्यक्षों से, वो सबूतों से तो नहीं प्रूव कर पाऊंगा, लेकिन पत्रकारिता जगत में बहुत सारे लोग हैं जिनके मुख से मैंने सुना है इस बात को कि दिलीप पडगांवकर से उन्होंने अपनी बच्ची का होमवर्क तक करवाया। संपादकों की इतनी भी दुर्गति हुई और बोला कि तुमसे अच्छा होमवर्क तो ये फलाना टीचर कर देता है यार, तुम क्या अखबार हो टाइम्स ऑफ इंडिया के। मालिकों ने इस तरह से भी अखबार के संपादकों का अपमान किया है। लेकिन एक दो अपमानों से, एक दो घटनाओं से समय की रेखा को परिभाषित नहीं किया जा सकता। जहां जितनी चुनौतियां हैं वहां उतनी संभावनाएं हैं। आज चुनौतियां हैं मीडिया के सामने, जाहिर सी बात है। मैं एक चैनल चला रहा हूँ, 525 लोगों का स्टाफ है, 2.5 करोड़ रुपए का पर मंथ का सैलरी लोड है, डिस्ट्रीब्यूशन के क्या खर्चे होते हैं मीडिया चलाने वाला आदमी जानता है कि कितना कैरेज पे हमें पे करना पड़ता है एक राष्ट्रीय चैनल को चलाने के लिए। तो है, चुनौतियां हैं, रहेंगी, हमेशा थीं, और उसके लिए बेहतर इंतजाम करने पड़ते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आदमी थोड़ा कंप्लीट बिकाऊ ही हो जाए या थोड़ा बहुत अपने अंदर सब्सटेंस बचा के रखे। तो मुझे लगता है कि पत्रकार को बिकाऊ तो नहीं होना चाहिए। अगर हम, जब चैनल लॉन्च हो रहा था तो मैंने ये बात उस दिन बोली थी कि जब अखबार या चैनल कोई शुरू करता है तो उसका मन तो पवित्र होता ही है, लेकिन चुनौतियों के कारण कुछ लोग टिके रह जाते हैं, चुनौतियों को झेल ले जाते हैं, जो डार्विन का सिद्धांत है, फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल। और कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग बह जाते हैं, कुछ लोग साध्य साधन में, साधन को ही साध्य समझ लेते हैं, रास्ता भटक जाता है। लेकिन जो साध्य और साधन का अंतर जानता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है, मंजिल उसे ले जाती है। तो लंच का टाइम हो गया, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। मैं अपने विषय को ठीक से समझता हूँ, जानता हूँ, और परमात्मा ने ये ज़रूर मुझे मौका दिया कि मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से काम कर रहा हूँ। जब पहले साल ग्रेजुएशन में पहुँचा तब मैं सहारा अखबार में जूनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ज्वाइन हुआ था, और दूसरे साल में जब पहुंचा तो सहारा का ब्यूरो चीफ होकर बॉम्बे चला गया। तीसरे साल की एग्ज़ाम मैंने आके दिया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो लंबा अरसा हो गया, 28 साल मैंने अपने करियर के लगभग पूरे कर लिए, और बहुत कम उम्र से, 17 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ। जो भी जितना आता है मैंने किया, और मेरे से कोई भूल चूक हुई हो मेरे कहने में तो जैसा कि आजकल चेतावनी आ जाती है सीरियलों में, फिल्मों में, उस चेतावनी की तरह मैं भी क्षमा मांग ले रहा हूँ। लेकिन जितना भी कहा, शिद्दत से कहा, मन से कहा, आत्मा से उपजी हुई बातें कहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।